हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में। तो जितने भी आरपीएफ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग इस सेशन में जुड़िएगा। और जो न्यू स्टूडेंट जो ये सेशन को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 1 से लेकर 11 तक ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा और राइट आंसर सभी साथी को बतलाना है। कह रहा है लिंगराज मंदिर का निर्माण डैश ने करवाया था। तो लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था, तो आप सभी लोग बतलाइएगा। ये जो है सोमवंशी राज जो है ययाति केसरी द्वारा जो है कराया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लिंगराज मंदिर आप लोग उससे पूछ लेगा इसका लोकेशन यानी ये कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग बतलाइएगा उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर में ये स्थित है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। और ये जो है मंदिर किसके लिए है, तो ये मंदिर जो है आप लोग को बतलाना है लिंगराज मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है। तो ये मंदिर जो है किसको समर्पित है, तो ये भगवान शिव को समर्पित है। और इसका निर्माण जो है किस शैली में किया गया है, तो आप लोग बतलाइएगा देउल शैली में किया गया है। तो ये सारे पॉइंट इस मंदिर से आप लोग को याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। तो आप सभी लोग जानते हैं मोढेरा कहाँ है, तो मोढेरा जो है ये गुजरात में है। तो मोढेरा में स्थित एक सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर का निर्माण जो है किस राजवंश ने करवाया था, उसी का आप लोग को राइट आंसर बतलाना है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा सोलंकी राजवंश ने कराया था। तो सोलंकी राजवंश ने जो है मोढेरा में स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये कहाँ है, तो आप लोग बतलाइएगा गुजरात में है। गुजरात के जो है मेहसाणा जिले में ये स्थित है। तो ये सारे आप लोग को ये पॉइंट याद रखना है। आप लोग से नदी पूछ लेगा किस नदी के तट पर है, तो आप लोग बतलाइएगा पुष्पावती नदी जो है उसके तट पर है। तो ये बात भी आप लोग को जो है संग संग याद रखना है। और उसके बाद निर्माण आप लोग को याद रखिएगा। निर्माण जो है सोलंकी वंश ने तो करवाया था। और सोलंकी वंश के कौन जो है शासक थे, तो आप लोग याद रखिएगा राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था, जो है 1026 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। यानी मोढेरा के सूर्य मंदिर का बात कर रहा है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उदयगिरी और अखंडगिरी गुफाएं डैश में स्थित एक रॉक टक गुफाएं हैं। तो आप सभी लोग बतलाइएगा तो ये कहाँ पर स्थित है, ये जो है उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा राज्य में ये जो है स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उदयगिरी और जो है खंडगिरी जो है भुवनेश्वर से 7 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित है। तो ये बात भी आप लोग को जो है नोट डाउन करते चलना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है श्रवणबेलगोला में स्थित गुप्तेश्वर मूर्ति की किस सामग्री से बनी हुई है, तो आप सभी लोग बतलाइएगा ग्रेनाइट से बना हुआ है। तो श्रवणबेलगोला में स्थित जो है गुप्तेश्वर मंदिर जो है, गुप्तेश्वर मंदिर का मूर्ति जो है ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा श्रवणबेलगोला कहाँ है, तो आप लोगों से इसका लोकेशन पूछ लेगा तो आप लोग बतलाइएगा कर्नाटक राज्य में ये स्थित है। तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इसका ऊंचाई पूछ लेगा तो इसका ऊंचाई आप लोग बतलाइएगा कितना है, तो 58 मीटर जो है इसका ऊंचाई है। 58 फीट जो है इसका ऊंचाई है। तो ये आप लोग को याद रखना है। मीटर में पूछेगा तो 17 मीटर आप लोग को ऊंचाई बतलाना है। और कह रहा है पूरे विश्व में एक आशयम पत्थर से निर्मित जो है विशाल कार्य मूर्ति है। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो अजंता के जो गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं का आप लोग का लोकेशन पूछा गया है। तो अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। तो महाराष्ट्र औरंगाबाद आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफाएं जो है विश्व विरासत स्थल में कब शामिल हुआ था, तो आप सभी लोग बतलाइएगा 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में जो है ये यूनेस्को का हिस्सा बना, यानी ये बात भी आप लोग को याद रखना है 1983 ईस्वी। और ये नदी पूछ लेगा ये किस नदी पर है, तो आप लोग बतलाइएगा बड़ौरा नदी पर ये स्थित है। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कर है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है। तो जो है मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है। तो आप लोग बताइएगा गंगाई कोंडा चोलमपुरम। तो जो है ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पाइएगा, कर है उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जो है जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा ये हो जाएगा सांची स्तूप। तो सांची स्तूप जो है किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, तो आप लोग बताइएगा सम्राट अशोक द्वारा। ये जो है सांची स्तूप जो है ये कब यूनेस्को में शामिल हुआ था, तो
89 में आप लोग को बतलाना है। 1989 में जो है ये यूनेस्को में शामिल हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग को बतलाना है। आप लोगों से पूछ लेगा सांची स्तूप कहाँ है, तो आप सभी लोग बतलाएगा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये स्थित है। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची स्तूप स्थित है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद करते चलना है। जितना मैं पॉइंट लिखवाया हूँ स्लाइड पर, सभी पॉइंट को आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजा राज ने करवाया था? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो ये हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर जो है किस शैली में बना हुआ है, यानी किस शैली में इसका निर्माण हुआ? तो आप लोग बताइएगा द्रविड़ शैली में, क्योंकि जो है दक्षिण भारत के मंदिर जो बनता है ये द्रविड़ शैली में ही बनता है। तो ऐसे आप लोग को याद रखना है। और ये पूछेगा किस भगवान के लिए, किस भगवान को ये मंदिर समर्पित है? तो आप लोग बताइएगा जो है भगवान जो है मुरुगन मंदिर है, यानी मुरुगन भगवान के लिए ये है। नागनाथ स्वामी ये मंदिर है। तो ये आप लोग को याद रखना है। और किस राज्य में है, यानी बृहदेश्वर मंदिर जो है किस राज्य में है? तो आप सभी लोग बताइएगा तमिलनाडु राज्य में ये स्थित है। तो सारे पॉइंट आप लोग को नोट डाउन करते चलना है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अजंता गुफाएं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो अजंता गुफाओं की जो है चित्रकारी यह दर्शाती है, यानी जातक कथाएं दर्शाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जो है सदनों में अभिभाषण के दौरान उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो ये आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 86। आर्टिकल 86 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा। आर्टिकल 86, आर्टिकल 84 याद रखिएगा। संसद का सदस्य के बारे में योग्यता पूछता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। 84 जो आर्टिकल कहता है इसमें जो है व्याख्या है संसद के योग्यता को लेकर, संसद के सदस्य के योग्यता को लेकर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषणा किया जा सकता है? तो वित्तीय आपातकाल घोषणा किस आर्टिकल के तहत किया जा सकता है? तो आप सभी लोग जानते हैं आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 के तहत जो है ये वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। ये घोषणा कौन कर सकते हैं? तो ये घोषणा जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। तो घोषणा कौन जो भी रहेगा, जो भी वित्तीय आपातकाल वाला घोषणा है, इस सारे घोषणा जो है राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जब संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप डैश द्वारा लगाया जाता है? तो आरोप जो है संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, यानी संसद के निम्न सदन या उच्च सदन दोनों में से किसी भी द्वारा लगाया जा सकता है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है? तो आप सभी लोग जानते हैं एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन का जो है ये 2 सदस्य जो थे ये लोकसभा में जो है लोकसभा में क्या करते थे? तो मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा। बट 2019 में एक संविधान संशोधन आता है, 104वां संविधान संशोधन, और जो है विधेयक आप लोग से पूछ लेगा तो 126वां विधेयक था। संविधान संशोधन जो था 104वां था। तो 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जो है क्या किया गया, एंग्लो इंडियन का जो 2 सदस्य मनोनीत होते थे उनको जो है समाप्त कर दिया गया था। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। वर्तमान में पूछ लेगा कि क्या एंग्लो इंडियन का जो है एंग्लो इंडियन को जो है मनोनीत होता है भारत लोकसभा में? तो आप लोग बताइएगा नहीं होता है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किससे है? तो राष्ट्रपति को है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्री परिषद का गठन नहीं करते हैं? तो आप लोग बताइएगा स्थानीय सरकार के मंत्री। स्थानीय सरकार के मंत्री जो है मंत्री परिषद का गठन नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पाइएगा, कह रहा है तैरते हुए द्वीप जो है तैरते हुए द्वीप फुमड़ी निम्न में से किस झील की अनूठी विशेषता है? तो आप सभी लोग बताइएगा चिल्का झील की जो है अनूठी विशेषता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील पूछेगा तो आप लोग बताइएगा उड़ीसा राज्य में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो खारे पानी की झील आप सभी लोग जानते हैं पुलिकट झील है। तो पुलिकट झील जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो खारे पानी का झील कौन सा हो जाएगा इस ऑप्शन में? तो आप लोग बताइएगा पुलिकट झील हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है,
धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित है, यानी किस नदी पर जो है धुआंधार जलप्रपात है, तो आप सभी लोग बताइएगा नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल पूछ ले तो आप लोग बताइएगा मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत से, ये मैकाल पर्वत के अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में आप लोग को याद रखना है। नर्मदा नदी और सोन नदी जो है यहीं से यानी अमरकंटक से ही निकलती है, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए कर है, इनमें से किस इलाके के ऊंचे क्षेत्र और खारे रेतीले समतल मैदान तथा दलदली क्षेत्र शामिल है, तो आप सभी लोग बतलाइएगा कच्छ के रण में। तो कच्छ के रण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कर है, भारत का पूर्वी तट एक डैश है। तो भारत का पूर्वी तट जो है ये निम्न अवसादी तट है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कर रहा है, भारत का पूर्वी तट। तो भारत का पूर्वी तट यानी ये भारत हो गया। ये भारत का जो दक्षिणी भारत का इलाका जो है ये वाला को बोला जाता है पूर्वी तट, यानी ये आप लोग जो देख रहे हैं ये पूर्वी तट है। तो इस पूर्वी तट को जो है अवसादी तट भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की जो है मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है। तो आप सभी लोग जानते हैं तट रेखा जो है सबसे लंबी जो है गुजरात की है, और सबसे कम पूछ लेगा तो आप लोग गोवा बतलाइएगा। तो सबसे जो है लंबी तट रेखा जो है किस राज्य का है, तो आप लोग बतलाइएगा गुजरात का, और सबसे कम पूछेगा तो आप लोग को गोवा का बतलाना है। सबसे छोटा जो हो जाएगा गोवा। और आप लोग याद रखिएगा गुजरात का कितना है, तो आप लोग याद रखिएगा 1214.70 किलोमीटर है। तो ये आप लोग को जो है डाटा भी याद रखना है। आप लोग याद रखिएगा भारत के कुल तट रेखा की लंबाई यानी द्वीपों सहित पूछ लेगा, द्वीपों सहित यानी कुल जोड़ देगा, तो आप लोग बतलाइएगा 7516.6 किलोमीटर है। और यहीं पर पूछ लेगा भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई, तो आप लोग बतलाइएगा 6100 किलोमीटर। तो दोनों पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगर जो है कुल टोटल पूछ लेगा भारत के कुल समुद्र तट रेखा की लंबाई, तो आप लोग बतलाइएगा 7516.6 किलोमीटर। अगर आप लोग उससे पूछ लेगा भारत के मुख्य भूमि की जो है तट रेखा की लंबाई, तो 6100 किलोमीटर आप लोग को बतलाना है। तो ये दोनों पॉइंट को आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है, नेत्रिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो नेत्रिनी द्वीप जो है कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग बतलाइएगा ये लक्षद्वीप में स्थित है। तो लक्षद्वीप में जो है नेत्रिनी द्वीप स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीनी द्वीप और मिनिकाय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से है। तो अमीनी द्वीप और जो है मिनिकाय जो है किस भारतीय जो है केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से है, तो आप सभी लोग जानते हैं ये लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी का जो है ये हिस्सा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत डैश में की गई थी। तो किस ईस्वी में की गई थी आप लोग को बतलाना है, यानी किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। तो आप सभी लोग बतलाइएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है नरसिम्हा राव सरकार द्वारा जो है आर्थिक सुधारों की शुरुआत जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल पूछेगा आप लोगों को, तो आप लोग बतलाइएगा 1992 से 1997 तक था इसका कार्यकाल, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पूछे तो 1992 से 1997 ईस्वी तक चला था। अगला क्वेश्चन है, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना इनमें से किस वर्ष शुरू की गई थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है, तो भारत की जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत की गई थी। तो 1961 से 1966 तक जो चला था ये जो है कौन पंचवर्षीय योजना था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है भारत पर आक्रमण किया गया था, चीन और भारत का युद्ध भी हुआ था। तो ये बात भी आप लोगों को नोट डाउन करना है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, यानी क्वेश्चन हम लोग 25 देख चुके हैं। आगे के क्वेश्चन जो है हम लोग जो है कल के प्रैक्टिस सेट में करेंगे। तो आगे के क्वेश्चन जो है कल के प्रैक्टिस सेट में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का सेशन आई होप कि पूरा क्लियर हो गया होगा। जो भी डाउट बचता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप लोग बतलाइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से। मैं आप सभी का जो है डाउट को क्लियर जरूर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।